आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th इकोनॉमिक्स आप सभी बच्चों को 8 तारीख का एग्जामिनेशन में 5 नंबर वाली कुछ सवाल इंपॉर्टेंट सवाल टिक करवा रहा हूं। साथ ही साथ मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में बता दूंगा ताकि आप में से जो भी बच्चे जिस भी मीडियम में लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू आया चैनल सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें। एक जरूरी बात बता देता हूँ, इससे पहले भी मैंने टोटल अभी तक शायद 15 या 16 वीडियो बनाया हुआ है इकोनॉमिक्स का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सारा का सारा वीडियो देख के चल जाइए, आपको एक भी बाहर इससे सवाल नहीं पूछा जाएगा, मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आप लोग सारा वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस पर सारा का सारा वीडियो अवेलेबल है, वो वीडियो जरूर देख ले। ठीक है, तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल है हमारा, भारत में मानव पूंजी निर्माण की मुख्य समस्या क्या है और इसकी व्याख्या में करनी है। तो देखिए, भारत में मानव पूंजी निर्माण की मुख्य समस्या निम्नलिखित इस प्रकार से कि पहला है विदेशी विनिमय कोषों को हमारे पास क्या कमी है। यानी सीधा बात है, भारत में विदेशी विनिमय होता है वो वहाँ पर कोषों की हमारे पास क्या कमी है। फलस्वरूप ये देश जो होते हैं वो विदेशी तकनीक आयात करने में क्या होता है, असमर्थ होते हैं और बिना विदेशी तकनीक के ज्ञान से उनका स्तर ऊपर नहीं उठ पाता है। दूसरा, इच्छा शक्ति का अभाव हमारे भारत में देखा जाता है। भारत में निवास करने वाले लोगों निम्न जीवन स्तर व्यतीत करते हैं और उनसे ऊपर उठने की तीव्र इच्छा शक्ति का अभाव उनके पास होता है। फिर रूढ़िवादी मतलब पुरानी विचारधारा, भारत में व्याप्त रूढ़िवादी विचार तकनीकी ज्ञान को क्या करते हैं, अपनाने एवं उसे लागू करने में सबसे ज्यादा बाधक सिद्ध होते हैं। परिमाणतः क्या होता है, मानव पूंजी निर्माण का स्तर जो होता है वो निम्न मतलब लोअर लेवल पर वो बना हुआ रहता है। फिर अगला है हमारा मानव पूंजी निर्माण की एक सतत लंबी प्रक्रिया। मानव पूंजी निर्माण एक सतत लंबी प्रक्रिया है तथा इसके सुखद परिणाम फिर दीर्घ काल में क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, लॉन्ग टर्म में प्राप्त होंगे और भारत के पास संसाधनों का क्या अभाव है। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर आंसर हो गया, ये हिंदी में लिखा हुआ था। अब जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी वो इस इंग्लिश में नोट डाउन कर लीजिएगा कि व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया एक्सप्लेन। टोटल 4 पॉइंट जैसे हिंदी में लिखा हुआ था उसी तरह आपको इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, अगला सवाल हमारा, धारणीय विकास क्या है, इसकी अवधारणा की व्याख्या की। तो देखिए, धारणीय विकास वह प्रक्रिया है जिसके आर्थिक, राजकोषीय, व्यापारिक, कृषि एवं उद्योग क्षेत्रों में विकास नीतियों के निर्धारण इस प्रकार किया जाता है जिससे कि हमारे विकास को आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरण की दृष्टि से क्या कायम रखा जा सके। धारणीय विकास में ना तो केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी क्या आने वाला जो है उसको ध्यान में रखा जाता है। आधारभूत बात यह कह सकते हैं वर्तमान पीढ़ी का विकास भावी पीढ़ी के विकास की लागत पर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार धारणीय विकास जो होता है विकास जो भावी विकास को संरक्षण प्रदान करता है और वर्तमान में विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, विकास से समझौता किए बिना करता है। धारणीय विकास की अवधारणा अंतःपीढ़ी और अंतःपीढ़ी दोनों की ध्यान देती है। इस प्रकार यह सभी पीढ़ी वर्तमान और जो भावी पीढ़ी होती है दोनों को अपने संभावित क्षमताओं को सर्वोत्तम उपयोग करने में समर्थ बना देती है। ये धारणीय विकास काम होता है और इसे इंग्लिश में कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपने क्लास 10th के बुक में जरूर पढ़ा होगा ये बात। ठीक है, जब आपने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो वहाँ आपको ये बात जरूर पढ़ाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके कॉन्सेप्ट किस प्रकार ये काम करता है काम नहीं करता। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, यहाँ इंग्लिश थोड़ा नीचे भी लिखा हुआ तो जो भी बच्चे इंग्लिश में रखे हुए देख लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, निर्धनता निवारण सरकार की समृद्धि आधारित रणनीति की व्याख्या करिए। तो देखिए, निर्धनता दूर करने सरकार ने बहुत से मोस्टली 2 भाग बांटा हुआ है। पहला कि जल्द से जल्द तीव्र से आर्थिक विकास किया जाए और दूसरा कि आय का पुनः वितरण किया जाए। यहाँ पे देखिए, तीव्र आर्थिक विकास को पहले कह सकते हैं कि भारत में आर्थिक विकास या फिर राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करके निर्धनता को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किया जाए। पहला क्या है, कृषि विकास क्षेत्र में क्या करना है, कृषि संबंधित सारी कठिनाइयों को दूर करके तीव्र आर्थिक विकास किया जा सकता है। फिर क्या, आर्थिक संरचना विकास, विकास की प्रक्रिया अवस्था में आर्थिक संरचना का विकास करके तीव्र आर्थिक विकास किया जा सकता है। फिर दूसरा पॉइंट लिखा हुआ आय का पुनर्वितरण, मतलब निर्धनता क्या है, सापेक्ष अवधारणा है, अतः यह आय तथा धन की समानता कारण पैदा होती है। अतः आय एवं संपत्ति की असमानता को दूर करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिया। पहला क्या है कि निर्धनता को लाभकारी मजदूरी और स्वयं रोजगार की सुविधाएं प्राप्त की जानी चाहिए, प्रदान की जानी चाहिए। और फिर क्या, प्रत्येक जो श्रमिक होता है श्रम की जो न्यूनतम मजदूरी है उसे गारंटी मिलना चाहिए कि हाँ उसको इतना वेतन रोज मिल पाएगा। ठीक है, तो ये हिंदी में लिखा हुआ था और यही बात देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो जो भी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है वो इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा अपने कॉपी में। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। एक्सप्लेन द ग्रोथ बेस्ड स्ट्रेटजी ऑफ द गवर्नमेंट फॉर पॉवर्टी एलिगेशन। हमारा अगला सवाल है, जैविक कृषि क्या है, यह धारणीय विकास को किस प्रकार बढ़ावा देती है। तो देखिए, जैविक कृषि की वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों तथा संश्लेषित कीटनाशकों के उपयोग का न्यूनतम प्रयोग पर क्या होता है, आधारित होती है, जो भूमि की उर्वरक शक्ति को बनाए रखने के लिए फल चक्र हो गया, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग करती है। वर्ष 1990 के बाद विश्व में जैविक उत्पादों को काफी बढ़ावा मिला है। कृषकों को भी क्या दृष्टि देखा जा सकता है कि भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो जाती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है, रासायनिक खाद पर
निर्भरता कम होने से कम होने लगती है। फसलों की उत्पादकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। फिर पांचवा लिख सकते हैं आप लोग कि बाजार में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ने के लिए किसानों की आय में वृद्धि होती है। और मिट्टी की दृष्टि से निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं। पहला क्या है, जैविक खाद का पुनः प्रयोग करके पुनः भूमि की गुणवत्ता बचाना, और भूमि की जल धारण क्षमता क्या होती है, इससे बढ़ती है। तो ये दो फायदे कैसे जैविक कृषि के। यही बात देखिए इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को लिखी हुई कि व्हाट इज ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, हाउ डज इट प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, नीचे लिखा हुआ लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जिसको चाहिए वो स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल हमारा नाबार्ड। याद रखिएगा एक आपको योजना वाला सवाल जरूर पूछा जाएगा, चाहे वो नरेगा हो, मनरेगा हो, स्वर्ण रोजगार योजना हो। एक सवाल आपके पेपर में छपेगा। पहला तो मैं यहाँ लिख दिया आपके लिए कि नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो देखिए ये क्या कृषि साख की क्या है, किसी साख की शिखर यानी संस्था है। इस बैंक की स्थापना का 12 जुलाई को संसद द्वारा 1982 द्वारा पारित विधान के द्वारा पारित किया गया था। कृषि साख के क्षेत्र में नीति नियोजन तथा संचालन, ग्रामीण क्षेत्र की अन्य कार्य क्रिया इनके कार्य क्षेत्र में अंतर्गत आती है। इसके देखिए इस बैंक का क्या है, मोस्टली 3 काम है। पहला क्या लिख सकते हैं आप लोग कि कृषि के समन्वित विकास के लिए कृषि हो गया, लघु उद्योग हो गया, गृह एवं ग्रामीण उद्योगों तथा शिल्पकार इत्यादि को उत्पादन एवं विनियोग संबंधी का साख प्रदान करने के लिए पुनर्वितरित संस्था के रूप में कार्य करता है। फिर अगला यहाँ लिखा पढ़ सकते हैं कि यह राज्य सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक तथा आरबीआई द्वारा अनुमोदित अन्य संस्थाओं को अल्पकालीन, मध्यकालीन, खादी एवं दीर्घकालीन में क्या करता है, ऋण देता है। फिर राज्य सरकार योजना आयोग तथा कृषि तथा छोटे छोटे लघु उद्योग को शिल्पकारों के बीच में क्या समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का किस काम है, नाबार्ड का काम है। और ये बात देखिए इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी को लिखी हुई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो लिख लीजिएगा जो भी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं। अगला सवाल मैंने बोला था एक रोजगार वाला सवाल जरूर आएगा, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ जवाहर नाबार्ड वाला करा दिया। जवाहर रोजगार योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। तो 28 अप्रैल 1989 को जवाहर योजना आरंभ की गई थी। इस योजना का लक्ष्य था कि प्रत्येक निर्धन ग्रामीण पर कम से कम एक सदस्य को उसके घर के नजदीक कार्यस्थल पर प्रति वर्ष 50 से लेकर 100 दिन तक रोजगार मिलना चाहिए। योजना की निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहला कि यह योजना थी एक केंद्र के द्वारा लागू की गई थी, जिसे राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। फिर अगला हमारा जवाहरलाल नेहरू योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार तथा अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अतिरिक्त लाभकारी योजना का सृजन करना है। फिर अगला है योजना पर होने वाले व्यय के केंद्र तथा राज्यों द्वारा 80 एवं 20 के अनुपात को वहन किया जाता है। फिर अगला जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत गरीबी को रेखा से नीचे बसंत करने लोगों को लक्ष्य समूह बना के माने गए हैं। ठीक है, और ये बात इंग्लिश में लिखा हुआ है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जवाहर, यहाँ पर देख लीजिए गलती लिखा हुआ है, ऑन होगा। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना सही है, चल कोई गलत नहीं है, सब कुछ सही है यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर जो भी बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो इस इंग्लिश में नोट डाउन कर लें। अगला सवाल है हमारा, भारत में देखिए निर्धनता का क्या प्रमुख कारण है, और ये पेपर में छपने वाला सवाल है, बता देता हूँ आपको। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में लिखा हुआ है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आपने जो भी बच्चे हिंदी को इतना तो लिख लीजिएगा, और इंग्लिश वाला जो भी बच्चे यहाँ से लिखिएगा पहले यहाँ तक और यहाँ तक लिख दीजिएगा। ठीक है, तो टोटल मैंने आपको 7 सवाल करा दिए। इसके अलावा न्यूमेरिकल वाला जितना सवाल है करके जरूर जाइएगा। मैं आपको बार बार बता देता हूँ, एक भी न्यूमेरिकल सवाल छोड़ के मत जाइएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट पे लिंक बना हुआ है, लिंक पे क्लिक करके आप सारा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक।